ये बिहार परिषद क्वेश्चन बैंक है ना, 14/4/2010 को एग्जाम हुआ था। इसी का हम लोग पहले क्लास में जो है ना क्या 50 तक क्वेश्चन पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन मेरे 51 से पढ़ेंगे। इसके पहले वाला क्लास में हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाला अगर क्लास नहीं देखें जाके देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। और ये भी जो है ना बिहार परिषद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये यूथ पब्लिकेशन का है। ये 14/4/2010 का एग्जाम हुआ था। बताइए क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्र मार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है, बताइए क्या होगा। किसका है तो कोलकाता और हजारा का, कोलकाता और हजारा याद रखिएगा, ठीक है। आवाज आ रहा है मेरा। कह रहा है ना कि निम्नलिखित राजमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है, तो कोलकाता हजारा। कह रहा है कोलकाता हजीरा बोल सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1949 किलोमीटर है, ठीक है। यह 6 राज्यों से गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल से जो है ना पश्चिम से पूर्व होकर गुजरता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्र मार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है, तो कोलकाता से हजीरा, ठीक है। कोलकाता हजीरा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1949 किलोमीटर है। यह 6 राज्यों से गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम से पूर्व होकर गुजरता है। आइए क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है ना कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो कह रहा है ना कि देखिए, कह रहा है ना कि भारत का देशांतरीय विस्तार है कितना से कितना है, तो याद रखिए बी है कितना, 68 डिग्री से पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट क्या है पूर्व तक है, याद रखिए। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है, याद रखिएगा। कुछ लोग कमेंट में कह रहे थे ना कि आंसर सब सर जो है ना झाँप लीजिए, कैसे झाँपें, बस इसका डिटेल बस याद रखिए, अच्छे से परिवीन कीजिए, सोचिए कि हमको कन्फर्म याद हो जाए। भाई कल का क्लास जो है रिवीजन कर लीजिएगा, पूरा 1 से लेकर 50 तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज 51 नंबर क्वेश्चन देते हैं ना, पढ़ोगे। एक लड़का कमेंट किए थे ना कि मतलब सर इसको आंसर जो है ना झाँप लीजिए, आंसर हम लोग बता पाएंगे। ऐसा तो कैसे झाँपें, कोई नहीं, याद कर लीजिए ना। कल कमेंट में पूछे भी थे कि बताइए कि एक ही क्लास में 1 से लेकर 100 तक आपको चाहिए क्लास की, मतलब 50 2 एपिसोड में। तो कोई कम बताए नहीं, कुछ बोले ही नहीं, जैसे चल रहा ठीक है। तो 50 क्वेश्चन हम लोग डेली कर लेंगे, क्या दिक्कत है। 23 सेट है, हम सोचे थे कि 23 सेट 23 दिन में ख़त्म कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि डिटेल के साथ पढ़ते हैं ना, इसलिए नहीं हो पाएगा। चलिए कोई नहीं, ठीक है, ऐसे ही पढ़ लेंगे। बताइएगा कि भारतीय उत्तरी गोलार्ध जो है ना 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और क्या है तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, ठीक है। आएगा, जबकि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, बताइए क्या होगा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार बोलेगा तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। याद रखिएगा ना कि भारत का अगर उत्तरी गोलार्ध का बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। जबकि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार बोलेगा तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, ठीक है। अब भारत का क्षेत्रफल बोलेगा तो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हाँ, तो भारत का क्षेत्रफल बोलेगा तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आगे दिया हुआ है कि लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है, बताइए क्या होगा। 12 है। कितना है तो 12 है। कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 12 है। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 12 है। 3 प्रवाल भित्ति रीफ जो है, 5 जलमग्न बालू के तटों से मिलाकर 36 द्वीप प्रवाल मुख्य अंगूठी के आकार के द्वीपों को कहा जाता है। तो कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह जो है ना, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 12 है, याद रखिएगा। और 3 प्रवाल भित्ति जिसको रीफ और 5 जलमग्न बालू के तटों को मिलाकर 36 द्वीप है। अब प्रवाल मुक्त अंगूठी के आकार के द्वीपों को कहा जाता है, ठीक है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 54, कह रहा है कि निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन कौन नहीं है, बताइए क्या होगा। 1 और 4 नहीं है, तो श्रीहरिकोटा और ट्रिकेट नहीं है। याद रखिएगा ना कि कह रहा है कि निम्न द्वीपों में से अरब सागर में स्थित द्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा क्या है, इसमें सी ऑप्शन नंबर है। क्या है, श्रीहरिकोटा नहीं है, लेकिन और ट्रिंकेट नहीं, लेकिन एलिफेंटा है, भटकल है, याद रखिए कौन है, एलिफेंटा और भटकल है। आए कह रहा है एलिफेंटा जो है ना, एलिफेंटा मुंबई बंदरगाह क्षेत्र में स्थित है। क्या एलिफेंटा मुंबई बंदरगाह में क्षेत्र में स्थित है, यह अरब सागर का भाग है। क्या है, अरब सागर का भाग है। आए कह रहा है कि भटकल अरब सागर के तट पर स्थित कर्नाटक का बंदरगाह शहर है, ठीक है। आए कह रहा है कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश का द्वीप है। क्या है, श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश का एक द्वीप है।
यह पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा जो है ना आंध्र प्रदेश का एक द्वीप है। ये क्या करता है कि पुलिकट झील को किससे अलग करता है? तो बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। आगे कह रहा है कि ट्रिंकेट जो है ना अंडमान निकोबार की बंगाल खाड़ी में स्थित है। ट्रिंकेट जो है ये अंडमान निकोबार में बंगाली खाड़ी में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 55 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? बताइए क्या होगा? लूनी नदी। लूनी निकलती, क्या नदी? लूनी नदी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? तो लूनी नदी निकलती है। कह रहा है कि लूनी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। इसका प्राचीन नाम जो है ना लवंती है। यह भारत के गुजरात और राजस्थान राज्य से होकर बहती है और गुजरात में कच्छ के रण में जाकर मिलती है। इसकी सहायक नदियाँ बोलेगा तो जवाई, सुकरी, जोजरी इत्यादि है। और बनास जो है ना साखी एवं साबरमती का उद्गम स्थल भी अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 56 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? बताइए किसे आधुनिक मनु कहते हैं? बी आर अम्बेडकर को जो है ना आधुनिक जो है ना मनु कहा जाता है। बी आर अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। कह रहा कि बी आर अम्बेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती क्योंकि उन्हें हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया था। क्योंकि उन्होंने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया था। अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। आगे 57 क्वेश्चन पे कह रहा है कि हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है कौन? बताइए। राज्यपाल। कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। कह रहा है कि हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है तो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। कह रहा है कि भारत में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है, परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। ठीक है, अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, और साथ में संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह जोड़ दिया गया कि एक ही व्यक्ति जो है ना 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये पता है, बिहार से क्वेश्चन पूछा हुआ है। 7वां संविधान संशोधन के द्वारा क्वेश्चन पूछेगा ना कि किस संविधान संशोधन के द्वारा ये संशोधन किया गया कि एक ही राज्य का राज्यपाल जो है ना एक से अधिक मतलब राज्यों का राज्यपाल एक से दो से अधिक जो है राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। तो 7वां संविधान संशोधन का 1956 के तहत किया गया था। ठीक है, हाँ। आएगा क्वेश्चन 58 का रहा है कि हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? बताइए क्या होगा? उपयुक्त दोनों है ना, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। क्या है? नकारात्मक सकारात्मक दोनों है। कह रहा है कि हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। कह रहा है कि हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संविधान मौलिक अधिकार के अंतर्गत उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। ठीक है, सबको पता है। आगे क्वेश्चन 59 पे आइए। कह रहा है कि भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है। बताइए किसको? क्या होगा? संसद को है। किसको है? संसद को है। कह रहा है कि भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है तो संसद को। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच उल्लेखित है। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है। किससे है? भारत की संसद को है। तो कह रहा है ना कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच उल्लेखित है। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो भारत की संसद को है। आगे क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? क्या होगा? बताइए। अनुच्छेद 48 के क। अनुच्छेद 48 के क है। क्या अनुच्छेद 48 से क है? कह रहा है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो अनुच्छेद 48 से क है। कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 48 के क के अंतर्गत पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन जीवों की रक्षा के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। कह रहा है कि अनुच्छेद 48 क के अंतर्गत पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन जीवों की रक्षा के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 48 में क्या है? तो गाय, बछड़ा एवं दुधारू पशुओं का वध प्रतिरोध है। अनुच्छेद 48 में क्या है ना कि गाय, बछड़ा एवं दुधारू पशुओं का वध प्रतिरोध किया गया है। अनुच्छेद 47 में क्या है कि लोगों के पोषाहार
एवं जीवन स्तर को ऊपर उठाना और मानव प्रार्थों का प्रतिषेध है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन 61 का रहा है कि भारतीय संविधान में सार्वजनिक वैश्य मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? बताइए क्या होगा? अनुच्छेद 326 में है। अनुच्छेद 326 में। किसमें? अनुच्छेद 326 में। कह रहा है कि भारतीय संविधान में सार्वजनिक वैश्य मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 326 में है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में सार्वजनिक वैश्य मताधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 326 में उल्लेखित है। अब पूर्व में मतदान की आयु 21 वर्ष थी। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1998 के द्वारा घटाकर जो है ना 18 वर्ष कर दिया गया, सबको पता है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? बताइए क्या होगा? अनुच्छेद 32 है। क्या? अनुच्छेद 32 है। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ अनुच्छेद का। कह रहा कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीम अम्बेडकर किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32। ये तो सबको पता ही यही है। आगे कह रहा कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। आगे का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है। संविधान में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए 5 प्रकार की रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है। आया है क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? बताइए। अनुच्छेद 13, 251, 254। अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है ना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, इसे संसद भी कम नहीं कर सकती है ना छीन सकती है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 132, 251 तथा 254 में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। आगे कह रहा कि न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो क्या होगा? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 64 पे कह रहा कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? बताइए क्या होगा? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। अब महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे अपना पद धारण करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन 65 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बताइए। डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है ना कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। तो आगे कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय मंत्री गवर्नर थे, जबकि BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, तो कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और राजगोपालाचारी जो है प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे, राजगोपालाचारी। जबकि BN राव कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, क्वेश्चन में बताइएगा कि 66 कह रहा है कि भारत एक क्या है? बताइए। भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है। भारत क्या है? तो राज्यों का संघ है। क्या? भारत क्या है? तो राज्यों का संघ है। भारत क्या है? तो राज्यों का संघ है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या है? एक संघ है, जिसमें किसी भी राज्य को संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है। तो कह रहा है ना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, जिसमें किसी भी राज्य को संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 67 पे कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है ना, राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया। अभी हम लोग पढ़े थे कि भारतीय ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक बिहार पुलिस वाला में कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद तथा राज्य महाधिवक्ता आते हैं।
राज्यपाल जो है ना राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, जिसकी नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और राज्यपाल बनने के लिए, ठीक है, आगे आइए, बनने के लिए जो है ना व्यक्ति निम्न योग्यता रखता हो। कह रहा है कि व्यक्ति जो है राज्यपाल बनने के लिए निम्न व्यक्ति जो है ना राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति निम्न योग्यता रखता हो। कौन कौन है, क्या क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का राज्यपाल बनने के लिए वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यपाल बना है तो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये योग्यता रहनी चाहिए। और राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, ठीक है, और वह पागल या दिवालिया ना हो, तभी जो है ना भारत का जो है किसी राज्य का राज्यपाल बन सकता है, ठीक है। आगे कह रहा है क्वेश्चन 68 कह रहा है कि भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, बताइए क्या होगा। लोकसभा का। क्या है, तो लोकसभा। क्या होगा, लोकसभा। कह रहा है ना कि भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये होता है लोकसभा, याद रखिएगा। कह रहा है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद 74 व 75 मंत्रिपरिषद संबंधित है। अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे तथा राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देंगे। अनुच्छेद 75 के अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किए जाने का उल्लेख है। यह मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे क्वेश्चन 69 पे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है, बताइए कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है ना। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यकारिणी से संबंधित है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 5 जो है अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यकारिणी से संबंधित है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व अटॉर्नी जनरल आते हैं। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जो होता है ना संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जो अनुच्छेद 56 के अनुसार पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर 5 वर्षों तक जो है ना पद पे रह सकता है, मतलब धारण करता है, पद पे धारण करता है। आगे कह रहा है क्वेश्चन 70 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए हैं, बताइए क्या होगा। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़ा गया, तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। कह रहा है कि प्रस्तावना को जो है ना संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया था। तो कह रहा है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द क्या हुआ, जोड़ा गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक क्या होगा, बताइए। गाड़ी की ओर गिर सकता है। गाड़ी की ओर जो है ना गिर सकता है, ठीक है। तो कह रहा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी गुजरने पर बालक गाड़ी की ओर से तेज गति से गिर सकता है, क्योंकि ट्रेन तेज गति के कारण, क्योंकि ट्रेन के तेज गति के चलने के से व्यक्ति और ट्रेन के बीच की वायु भी तेज गति से चलने लगती है। कह रहा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी गुजरने पर वह बालक गाड़ी की ओर गिर सकता है, क्योंकि ट्रेन के तेज गति के चलने से व्यक्ति और ट्रेन के बीच की वायु भी तेज गति से चलने लगती है और व्यक्ति के पीछे की वायु स्थिर रहती है। अतः बर्नौली के सिद्धांत के अनुरूप ट्रेन और व्यक्ति के बीच क्या होता है, दबाव कम हो जाता है और व्यक्ति पीछे की हवा उसे आगे धकेलती है, जिससे व्यक्ति ट्रेन की ओर आकर्षित होगा। आगे 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं, क्योंकि क्या कारण है, बताइए। क्योंकि पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाता है। हाँ, कह रहा है कि टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं, क्योंकि क्या है, याद रखिए क्योंकि क्या होगा, तो इसका जो है ना पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि सिग्नल तरंगे ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक सीधी रेखा में यात्रा करती है। सिग्नल एक निश्चित दूरी से आगे बढ़ने पर साधारणतः प्राप्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि दूरी बढ़ने पर इन तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, कम हो जाती है और तरंग दैर्घ्य बढ़ जाता है और पृथ्वी की वक्रता के कारण यह तरंगे अवरुद्ध हो जाती है। आगे 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा की बूंदे गोल होने का क्या कारण है, बताइए क्या होगा। जल का पृष्ठ तनाव, क्या होगा, जल का पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन।
वर्षा की बूंदे गोल होने का कारण क्या है? तो जल का पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। कह रहा है किसी भी द्रव की सतह पर एक तनाव बल कार्य करता है जिसे द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। इस तनाव बल के कारण द्रव की सतह पर क्षेत्रफल कम हो जाता है। अतः जब वर्षा की बूंदें बादलों में गिरती है तो जल के कमजोर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण पानी के अणुओं को एक साथ चिपकाती है, जिसके फलस्वरूप वर्षा की बूंदें गोल आकार ले लेती है। ठीक है, आगे आइए क्वेश्चन 74 पे आइए। कह रहा है 74 नंबर क्वेश्चन कि जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है, किसके? बताइए। अपवर्तन एवं पूर्णांति प्रवर्तन से। क्या होगा? अपवर्तन एवं पूर्णांति प्रवर्तन से। कह रहा है कि जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन एवं पूर्णांति प्रवर्तन से इंद्रधनुष बनती है। जल के छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन एवं पूर्णांति प्रवर्तन से इंद्रधनुष बनती है। तो कह रहा है कि वर्षा के बाद सूर्य का प्रकाश जब वर्षा की बूंदों से गुजरता है तो यह प्रिज्म की कार्य करती है, जिससे प्रकाश बूंदों से टकराने के बाद अपवर्तित हो जाता है और प्रकाश अपने 7 घटकों में विभाजित होकर इंद्रधनुष का निर्माण करता है। जब प्रकाश बूंदों में प्रवेश करता है तो वह अपवर्तित होता है और जब निकलता है तो वह पुनः अपवर्तित हो जाता है। इसे प्रकाश का आंतरिक प्रवर्तन कहते हैं। अब अतः इंद्रधनुष प्रकाश के अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के फलस्वरूप बनता है। आगे आइए क्वेश्चन करा 75। कह रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? बताइए। व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। कह रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। कह रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, क्योंकि परावर्तन में आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है तथा वस्तु के आकार के समान होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी की वस्तु के दर्पण के सामने होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को किसके अनुक्रमानुपाती होती है? क्या होगा? गिरने के समय का वर्ग। गिरने के समय के वर्ग का होगा। कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती होगी? गिरने के समय के वर्ग के क्या होगी? अनुक्रमानुपाती होगी। आगे कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की प्रारंभिक वेग ओ 0 होगा। एस बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इसलिए एस बराबर ओ प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस समान अनुक्रमानुपाती होगा टी स्क्वायर का। अतः स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होता है। आइए क्वेश्चन आ रही है, ये तो मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन टिक कर दे रहे। देखिए 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बना लीजिएगा आप, तो इसमें टिक तो किया हुआ है, आंसर दिया हुआ है, आप लोग बना लीजिएगा। आइए क्वेश्चन आ रही है यहाँ पे, क्वेश्चन आ रही है आप यहाँ पे 78 नंबर पे। कह रहा है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है। ठीक है, उनका जो है ना आयतन समान है, तो उनके घनत्व का अनुपात क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो 1:4 होगा ना, 1:4 होगा। कह रहा है दो वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है, उनका आयतन समान है, तो उनके घनत्व का अनुपात क्या होगा? 1:4 होगा। कह रहा है कि इसमें घनत्व दिया, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन होता है, इसलिए m1 क्या 1x, m2 बराबर 4x के माना है। इसका अभिष्ट अनुपात बराबर क्या होगा? 1:4 होगा। अनुपात निकाल दिया है 1:4। आगे 79 नंबर कह रहा है शक्ति का मात्रक क्या है? बताइए शक्ति का मात्रक तो क्या है? तो वाट है। क्या है? वाट है। कह रहा है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। इसके अतिरिक्त इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड भी होता है। शक्ति एक अदिश राशि है, इसका एक मात्रक अश्वशक्ति भी होता है। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है। आगे 80 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती? बताइए क्या नहीं की जाती है? ध्रुवन नहीं होता है ना, ध्रुवन, लेकिन परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है। कह रहा है कि ध्रुवन की घटना व्यक्ति तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है, यह केवल अनुप्रस्थ तरंगों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ध्वनि तरंगे प्रकृति में अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि तरंगे जो है ना प्रकृति में अनुदैर्घ्य होती है, यानी वे अपने प्रसार की दिशा में मध्यम कणों में विस्थापित करती है। आगे कर अपवर्तन, प्रवर्तन, व्यवधान वे परिघटनाएं जिन्हें अनुदैर्घ्य और साथ ही अनुप्रस्थ तरंगों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? बताइए क्या होगा? आसवन। जोर से बोलिए। आसवन होगा। क्या होगा? आसवन। सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जाता है? तो आसवन। आगे आइए
कह रहा है कि सूरा से शुद्ध अल्कोहल, कह रहा है कि सूरा से शुद्ध अल्कोहल आसवन प्रक्रम से प्राप्त किया जाता है। आसवन किसी भी मिश्रित द्रव के अवयवों को उनके सक्रियताओं के आधार पर अलग करने की विधि है। इस विधि का प्रथम भाग बाष्पीकरण द्वारा, दूसरा भाग संघनन कहलाता है। आगे कह रहा है कि क्रिस्टल किसी विलयन के धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस बदलने की प्रक्रिया है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 82 पे, कह रहा है कि कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण क्या, किसका बन जाता है बताइए, किसका बन जाना होता है? क्या है? लैक्टिक अम्ल। कह रहा है कि कुछ समय तक जो है ना, अगर खुले में दूध रख देंगे तो क्या होता है, दूध में खट्टापन आ जाता है, किसका, जिसका कारण निम्नलिखित में से किसका बन जाता है? तो लैक्टिक अम्ल होगा। क्या है? लैक्टिक अम्ल। कह रहा है कि दूध को कुछ समय तक खुले में रखे जाने पर उसमें खट्टापन आ जाता है, क्योंकि उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। यह एक कार्बनिक अम्ल है जो स्वाभाविक रूप से तब बनता है जब खाद्य पदार्थ किण्वन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। इसके अतिरिक्त लैक्टिक एसिड मानव शरीर में भी पाया जाता है, जिसकी अधिकता से मांसपेशी को थकावट का अनुभव होता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर का रहा है कि कांच के फ्लास्क में भरे द्रव का द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होता है बताइए? फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। तो कह रहा है ना कि कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पे क्या होगा? तो फ्लास्क में द्रव का तल बढ़ने से कुछ गिरेगा, तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होगा? तो फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। आगे कह रहा है कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर फ्लास्क के द्रव का तल पहले कुछ गिरता है, तत्पश्चात बढ़ता है। कांच कई क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का एक अल्प पारदर्शी समांगी मिश्रण है। आगे क्वेश्चन आइए 84 पे, कह रहा है कि सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ये क्या है? तो साधारण लवण है। क्या है? साधारण लवण। कह रहा है कि सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? साधारण लवण है। कह रहा है कि सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ साधारण लवण है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। सागरीय जल में अत्यधिक लवणता के कारण जल का घनत्व जो है ना अधिक होता है, इसलिए नदी की अपेक्षा सागर में तैरना क्या होता है? आसान होता है। आगे 85 पे कह रहा है कि प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होते हैं, बताइए किसके? क्या होगा? तो CO+N2। क्या होगा? CO+N2। प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से किसमें निर्मित होती है? तो CO+N2। कह रहा है कि प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से CO+N2 से निर्मित होती है, जिससे लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित कर बनाया जाता है। इसका उपयोग कांच और इस्पात उद्योग में ईंधन के रूप में किया जाता है। आगे आइए, कह रहा है 86 नंबर क्वेश्चन की डोलामाइट एस्क है, बताइए किसका है? डोलामाइट एस्क मैग्नीशियम का है। किसका है? मैग्नीशियम का है। डोलामाइट किसका है? एस्क है तो मैग्नीशियम का है। कह रहा है कि डोलामाइट मैग्नीशियम का एस्क है, जिसका सूत्र जो है ना MgCO3 × CaCO3 होता है। क्या याद रखिएगा कि डोलामाइट जो है मैग्नीशियम का एस्क है, मैग्नीशियम का बोले Mg, जिसका सूत्र होता है डोलामाइट MgCO3 होता है। इसका 90% उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। उड़ीसा का सुंदरगढ़ जिला डोलामाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। 87 पे आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, बताइए इसमें कौन सा जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, बताइए? पानी के भाप में बदलना नहीं है, लेकिन लोहे में जंग लगना, दूध में दही बनना, कोयले का जलना है। इसमें जो है ना पानी का भाप बदलना, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया है ना, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है ना पानी का भाप बदलना। और लोहे में जंग लगना है, दूध में से दही बनना है, कोयले का जलना है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ना कि पानी में भाप बदलना, तो क्या है? तो पानी का भाप बदलना ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। लेकिन लोहे में जंग लगना ये रासायनिक अभिक्रिया है। दूध में दही बनना वापस नहीं होगा ना, कोयले का जलना वापस कोयला बनेगा, लेकिन पानी का भाप बदलना वो वापस हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये सब वापस नहीं हो सकता है। कह रहा है कि रासायनिक विक्रिया वह विक्रिया है जिसके फलस्वरूप पदार्थ अपने मूल रूप से वापस नहीं आ सकता है। ठीक है, अतः पानी का भाप बदलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, यह भौतिक अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे का जंग लगना, दूध से दही बनना तथा कोयले का जलना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है भौतिक अभिक्रिया वह विक्रिया है जिसमें पदार्थ का परिवर्तन के फलस्वरूप वह पुनः अपने मूल रूप में आ सकता है। जैसे पानी में भाप बदलना वो आ सकता है। उदाहरण में क्या है? पानी का जमना, मोम का पिघलना है। ये सब क्या है? भौतिक अभिक्रिया है। आगे है क्वेश्चन 88 कह रहा है कि एक अम्लीय
एक अम्लीय घोल का पीएच मान होता है कितना, बताइए क्या होगा। 7 से क्या होगा, 7 से अधिक होगा ना, सॉरी 7 से कम, सॉरी 7 से कम है ना, इधर है 7 से कम होगा। कह रहा है एक अम्लीय घोल का पीएच मान होता है 7 से कम होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान जो है ना 7 से कम होता है, ठीक है। जो पदार्थ जलीय विलयन को अभिघटता होकर पदार्थों का आयन जो है ना H+ प्रदान करते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है। आय का जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। उनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, जैसे HNO3, HCl तथा H2SO4 आदि अम्ल के उदाहरण हैं। आगे 89 नंबर कह रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप्स किसमें भिन्न होते हैं, बताइए क्या होगा। न्यूट्रॉन की संख्या में। क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या में। कह रहा है ना कि एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप किसमें भिन्न होते हैं, तो न्यूट्रॉन की संख्या में। कह रहा है कि एक ही तत्व की परमाणु की जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु संख्या भार अलग अलग होता है, उन्हें समभारी कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। इनमें प्रत्येक परमाणु प्रोटॉनों की संख्या का समान होती है जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग रहती है। इसी कारण परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान का अलग अलग हो जाता है, ठीक है। 90 नंबर पे यही कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत कितना है, बताइए। वायुमंडल में 0.03% है। क्या है, 0.03%। कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत कितना है, 0.03% है। कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। यह वायुमंडल की प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ऑक्सीजन के 2 परमाणु तथा कार्बन के 1 परमाणु से मिलकर हुआ है। कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ऑक्सीजन के 2 परमाणु तथा कार्बन के 1 परमाणु से मिलकर हुआ है। समान दाब पर यह गैसीय अवस्था में नहीं रहती है। मौसम परिवर्तन के साथ वायुमंडल में इसकी सांद्रता परिवर्तित होती ही रहती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन बोलेगा तो 21% पाई जाती है। आगे 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्विनाम पत्ती बाइनोमियल नोमेनक्लेचर निम्नलिखित में से संबंधित है किससे, बताइए। द्विनाम पत्ती किससे संबंधित है, जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं। कह रहा कि द्विनाम पत्ती संबंधित है तो जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं। कह रहा है द्विनाम पत्ती बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जीवों के पौधे तथा प्राणियों के नाम से देने की एक वैज्ञानिक प्रणाली है। 1753 में ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने इसकी शुरुआत की। प्रत्येक प्रकार के जीव के नाम के 2 घटक या अंग होते हैं, इसलिए इस प्रणाली को द्विनाम पत्ती कहते हैं। नाम का पहला घटक जीनस मतलब वंश या वर्ग संबंधित तथा दूसरा घटक जातीय नाम का होता है। उदाहरण के लिए मानव का वैज्ञानिक नाम बोलेगा होमोसेपियंस, गाय का वैज्ञानिक नाम बोलेगा तो बाउस इंडिका, अवाम का वैज्ञानिक नाम बोलेगा तो मैंगीफेरा इंडिका है। आगे आइए, बताइएगा। 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी कारण होता है, बताइए क्या होगा। चुकंदर का केंद्र विगलन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी कारण होता है, चुकंदर का केंद्र विगलन। कह रहा है नेक्स्ट कह रहा है कि चुकंदर का केंद्र विगलन रोग सूक्ष्म पोषक तत्व बोरोन नामक खनिज की कमी से होता है। चुकंदर में बोरोन विशेषता वृद्धि बिंदु की मृत्यु और ब्लैक सड़न के विकास के कारण बनती है। यह पौधा को वनस्पति और प्रजनन वृद्धि को प्रभावित करता है जिसके परिणाम स्वरूप कोशिका विस्तार मेरिस्टेम कम हो जाती है। यह रोग फसल उत्पादन और फसल की गुणवत्ता में बड़े नुकसान का कारण बनता है। आगे यही कह रहा है कि लीवरवर्ट है। क्या है लीवरवर्ट, बताइए। ऐसा स्थलीय भूमि पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियों का विभेदन नहीं लेता है वो लीवर्ट होता है। और लीवरवर्ट क्या है, तो ऐसा स्थलीय भूमि पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियों के में विभेदन डिफरेंशिएशन नहीं होता है। आगे कह रहा लीवरवर्ट एक स्थलीय पादप है जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदन नहीं होता है। लीवरवर्ट प्रायः नमी छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, दलदली स्थानों, गीली पादपकाय थैलासाब मार्गेसिया पर होती है। थैलस पृष्ठाधार होते हैं तथा आस्थाधार बिल्कुल चिपके रहते हैं। लिवर्ट में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना जेमा द्वारा होता है। जेमा हरी बहुपुष्पीय अलैंगिक कलियां हैं। ये छोटे पात्रों जिनमें जेमा कप कहते हैं में स्थित होती है, अपने पैतृक पादप में अलग हो जाती है और इसमें एक नया पादप उग जाता है। आगे 94 नंबर पे आइए। कह रहा है कि पैंक्रियाज
पैंक्रियाज मेढक में पाई जाती है, बताइए किसके पास? आमाशय तथा ड्यूओडिनम के बीच है। ड्यूओडिनम। पैंक्रियाज मेढक में पाई जाती है आमाशय तथा ड्यूओडिनम के बीच में। कह रहा है कि मेढक में अग्नाशय का स्थान आमाशय तथा ड्यूओडिनम के बीच होता है। मेढक अग्नाशय एंजाइम को स्रावित करने की मदद करता है जो छोटी आंत में पाया जाता है और भोजन को इंसुलिन के साथ तोड़ने में मदद करता है। अग्नाशय मेढक पाचन तंत्र का हिस्सा है। यह पित्त को स्रावित करता है जो छोटी आंत में भोजन के पाचन में मदद करता है। मेढक में अग्नाशय संयोजी ऊतकों लेब्यूलस और लैंगरहैंस की द्वीपकाएं से बना होता है। अग्नाशय इंसुलिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करता है। अग्नाशय जो है इंसुलिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करता है जो मेढक के शरीर में रक्त शर्करा को स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। 95 पे कह रहा है कि मेढक के हृदय के निम्नलिखित कितने भाग होते हैं, बताइए। मेढक के हृदय के निम्नलिखित में कितने भाग होते हैं? तो 2 आलिंद 1 निलय होता है। मेढक के हृदय के निम्नलिखित में कितने भाग होते हैं? 2 आलिंद 1 निलय होता है। कह रहा है कि मेढक का हृदय जो है ना त्रिकोष्ठीय होता है। क्या होता है? त्रिकोष्ठीय होता है, जिसमें 2 आलिंद 1 निलय होता है, इसमें ऐसा कोई विभाजन नहीं होता है जो ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त को अलग करता है। इसके 2 मुख्य कक्ष हैं, एक है तो साइनस वेनोरस जो रक्त प्रवाह प्राप्त करता है और एक है कोनस आर्टियोस जो रक्त को छोड़ता है। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंडोस्टियम पाया जाता है, बताइए किसमें? हड्डियों के आंतरिक भाग में। एंडोस्टेडियम पाया जाता है किसमें? तो हड्डियों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। किसके? हड्डियों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। एंडोस्टेडियम या अस्थि कला हड्डियों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। यह संयोजी ऊतक की एक पतली संवहनी झिल्ली है जो हड्डी के ऊतक की आंतरिक सतह को रेखाबद्ध करता है। यह लंबी हड्डियों की मज्जा गुहा बनाता है। यह वसा कोशिकाओं और मेसेंकाइमल स्टेम कोशिकाओं का बना होता है। यह हड्डी के विकास, मरम्मत और रिमोल्डिंग में सहायता करता है। ठीक है, आगे आइए। 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है, बताइए किससे? मेसोडर्म कोश। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है तो याद रखिए मेसोडर्म कोशा से होता है। कल इसी का जो है ना प्रैक्टिस सेट का पूरा 1 से लेकर 100 तक क्यों रिवीजन करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर, ठीक है ना, कि एकदम कंठस्थ याद हो जाए क्वेश्चन, लगे कि हाँ ये क्वेश्चन इसमें एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। आज तो पूरा डिटेल के साथ पढ़ ही रहे, कल भी क्लास किए थे डिटेल के साथ, पूरा डिटेल भी पढ़े थे। दो क्लास में हुआ है, एक में 50 क्वेश्चन, एक में 50 क्वेश्चन। लेकिन कल क्या करेंगे, 1 से लेकर 100 तक पढ़ लेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है कि पेशीय ऊतक की उत्पत्ति मेसोडर्म कोशिका से होती है। पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं से बने होते हैं। पेशी ऊतक जो है लंबी कोशिकाओं से बने होते हैं जिन्हें पेशीय तंतु कहते हैं। पेशीय ऊतकों के कारण ही हमारे शरीर में गति संभव हो पाती है। पेशियों में विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसमें संकुचनशील प्रोटीन कहते हैं। इसी संकुचन और शीतलन से गति उत्पन्न होती है। आगे आइए 98 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से अलग पहचाना जा सकता है? क्या होगा बताइए? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति है। क्या है? कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका के से अलग पहचाना जा सकता है? तो कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति। कह रहा है कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से अलग पहचाना जा सकता है। जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव पारंपरिक तथा मोटी दीवार पाई जाती है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। वनस्पति कोशिका में यह कोशिका झिल्ली के बाहर किंतु जीवाणु में स्लाइम परत के नीचे रहती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेंटिडोक्लाइन की कवकों कोशिका भित्ति की काइटिन की, शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज या पेंग्रेन की तथा अन्य विकसित पौधे की सेलुलोज की बनी होती है। आगे आइए 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ग्रेना। ग्रेना किसका घटक है बताइए? ग्रेना हरित लवक है। हाँ, ग्रेना जो है ना किसका घटक है? तो हरित लवक का है। किसका? हरित लवक का है। ग्रेना किसका घटक है? हरित लवक का है। कह रहा है कि ग्रेना हरित लवक का घटक है। यह हरित लवक थाइलोकाइड नेटवर्क की आवश्यकता संरचना विशेषता है जो पौधे के लिए विशिष्ट। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की विधि को क्रियान्वित करता है। तो कह रहा है ग्रेना हरित लवक का मुख्य घटक है। ठीक है, ग्रेना जो है हरित लवक का मुख्य घटक है। यह हरित लवक थाइलाकोइड नेटवर्क की आवश्यक संरचना विशेषता है जो पौधे के लिए विशिष्ट है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण विधि को क्रियान्वित करना है। आगे 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कैल्शिभूत कैल्सीफाइड उपास्थि
कार्टिलेज पाई जाती है किस में बताइए? ए पाया जाता है सुप्रा स्कैपुला में। कह रहा है कि कैल्सीफाइड उपास्थि कार्टिलेज पाई जाती है तो सुप्रा स्कैपुला में। आगे कह रहा है कि कैल्सीभूत उपास्थि कैल्सीफाइड कार्टिलेज सुप्रा स्कैपुला में पाया जाता है। कैल्सीफाइड उपास्थि हाइटलिन आर्टिकुलर कार्टिलेज और सब कार्टिलेज हड्डी के बीच कठोर संयोजी ऊतक की एक परत है। अस्थि मैट्रिक्स अघुलनशील कैल्शियम लवणों के जमा के कारण कैल्सीफाइड होता है। ठीक है, तो 100 नंबर तक कंप्लीट हो गया है। एक सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आगे सेट नंबर जो है ना बिहार पुलिस का समान कोटि ये परीक्षा है 1-5-2010 का, लेकिन हम लोग जो है ना सेट नंबर फर्स्ट से पढ़ेंगे। इसको पहले सोचे कि कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी कल जो है ना हम लोग ये जो पढ़े हैं आज, इसका कल हम लोग क्विक रिवीजन कर लेंगे 1 से लेकर 100 तक। आप लोग क्लास को अच्छे से जो है ना देखा कीजिए, आपको सारा क्वेश्चन ना याद हो जाएगा। अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। और क्लास को हर जगह शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसका PDF जो है ना हम कल 2 दिन पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल चुके थे। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। और बाकी इसका जो है ना रिवीजन कर, जो भी क्लास इस चैनल पे आता है सभी क्लास को रिवीजन करते रहा कीजिए। और ज्ञान बिंदु का जो क्वेश्चन बैंक आ रहा है बिहार पुलिस का, उसका भी जो है ना आप लोग इसका रिवीजन करते रहिए। तो आज के लिए यहीं रहने देते हैं। और कल क्लास जो है 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन जो है कल की क्लास में किए थे। कल क्लास नहीं देखें तो कल वाला क्लास आप लोग देख लीजिएगा। 1 से लेकर 5 तक कल वाला क्लास में है, आज जो है 51 से लेकर 100 तक आज वाला क्लास में है। तो सभी क्लास को अच्छे से देखा कीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा हो, क्योंकि एग्जाम पता है ना कि अगस्त में एग्जाम होगा। तो रहने दीजिए आज के लिए यहीं तक।